हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, आपको 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी की क्लास अलग से दी जा रही है और आज से लिटरेचर की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। लिटरेचर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहली 5 कहानियाँ हैं, 5 छोटी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, लघु स्टोरीज। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसके बारे में समझेंगे शॉर्ट स्टोरीज होती क्या है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना है। आपको वोकेबलरी साथ में करते जाना है। मीनिंग्स को, जो भी मीनिंग्स में आप यहाँ पे हिंदी अर्थ करवाता हूँ, उनका हिंदी अर्थ ध्यान से समझते हुए चलना है और याद करना है। हालांकि मैं चैप्टर्स की समरी भी करवाऊंगा, लेकिन समरी में पूरी शॉर्ट स्टोरीज होने के बाद में एक एक चैप्टर की अलग से समरी करवाऊंगा आपको। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना है। बिल्कुल चकाचक होके पढ़ना है और नो टेंशन होके पढ़ना है, क्योंकि मैं आपका टीचर आपको इतनी बेहतरीन तरीके से लिटरेचर सब्जेक्ट तैयार करवा दूंगा कि और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पढ़ के जाओगे तो 100 में से 100 नंबर लाओगे, गारंटी है अपनी, लिख के ले लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके बता देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर हमारे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। खैर, बातें करने को तो और भी बातें हो सकती है, लेकिन हमारे चैप्टर को भी स्टार्ट करना है हमारे को। तो बिना समय गवाए हम आज से 12th क्लास की लिटरेचर क्लाइडोस्कोप नामक पुस्तक से पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का मतलब बता दिया है मैंने कि 5 स्टोरीज करेंगे अपन, और इसमें 12 पोइम्स है। ठीक है, और आगे फिर नॉन फिक्शन आएंगे अपने, और 2 ड्रामा है वो भी करेंगे। सब कुछ आपको यहाँ से तैयार करवा दिया जाएगा, आपको नो टेंशन होके पढ़ना है। और इतना तो विश्वास दिला देता हूँ मैं आपको, इतना तो विश्वास हो जाएगा आपको एग्जाम से पहले पहले कि मेरे से अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ा के आओगे। खैर, ये तो हो गई हमारी इस बैच से संबंधित बातें। अब देखो, हम क्लाइडोस्कोप का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले शॉर्ट स्टोरीज के बारे में समझेंगे कि शॉर्ट स्टोरीज होती क्या है। उसके बाद में हम जो भी अपना राइटर होता है, राइटर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में चैप्टर किसके बारे में कहने की कोशिश करता है उसके बारे में समझेंगे, और फिर एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा मैं। आपको नोटबुक और पेन साथ में रखना है। जैसे जैसे मैं वोकेबलरी बताता हूं वैसे वैसे आपको नोट डाउन करना है। तो आइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड ले रहा हूं मैं आपके सामने। शॉर्ट स्टोरीज के बारे में समझेंगे, उसके बारे में दे रखा है इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज कहते किसे हैं, और शॉर्ट स्टोरीज किस पे आधारित होती है उसके बारे में समझेंगे। तो देखो, यहीं से मैं वोकेबलरी करवाना स्टार्ट कर दूंगा आपको, और यहीं से समझते हुए चलना है, यहीं से नोट डाउन करते हुए चलना है। ए शॉर्ट स्टोरीज इज ए प्रोस नैरेटिव ऑफ लिमिटेड लेंथ। एक शॉर्ट स्टोरी गद्य का एक भाग होती है बेटा। प्रोस का मतलब होता है गद्य। गद्य का एक भाग होती है ऑफ लिमिटेड लेंथ, जिसकी क्या होती है, लेंथ लिमिट होती है, लंबाई लिमिट होती है। शब्द सीमित होते हैं कि इतने ही शब्द होंगे इसमें। ये शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इट ऑर्गेनाइज द एक्शन एंड थॉट्स ऑफ इट्स कैरेक्टर इनटू द पैटर्न ऑफ प्लॉट। और ये जो भी प्रारूप होता है उसमें जो इसका कैरेक्टर होता है, उसके थॉट्स, विचारों को, और उसके एक्शन, कार्य को दर्शाती है, पैटर्न के रूप में दर्शाती है। शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट स्टोरीज होती क्या है। यह एक छोटा गद्य का भाग होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज होता है, जो भी कैरेक्टर होता है उसके एक्शन को, थॉट्स को एक पैटर्न के रूप में, एक प्रारूप में दर्शाती है। प्लॉट का मतलब प्रारूप। हालांकि प्लॉट के बारे में मैं आपको जब मालगुडी वाली पढ़ाऊंगा, ए टाइगर ऑन मालगुडी और ब्रोकन इमेजेस, तो उसमें भी समझाऊंगा प्लॉट के बारे में। लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो भी प्रारूप होता है उसमें कैरेक्टर के थॉट्स को और एक्शन को दिखाती है। द प्लॉट फॉर्म वे बी कॉमिक। और ये जो प्लॉट होता है, ये जो प्रारूप होता है, ये जो कहानी का प्रारूप होता है, ये कॉमिक, हास्यास्पद हो सकता है, ट्रेजिक, कोई घटना पे आधारित हो सकता है, रोमांटिक, रोमांस से संबंधित हो सकता है, और सैटारिक और व्यंग्यात्मक हो सकता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है,
हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट वोकेबलरी करवा देता हूं, इसको तो मिटा देता हूं मैं, और इसमें जो भी वोकेबलरी आई है इंपॉर्टेंट वो करवा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना है। और वोकेबलरी तो आपको याद ही करना है, वोकेबलरी के बिना कुछ भी नहीं है। देखो पहले कॉमिक, पहली मीनिंग आई है हमारे सामने कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है हास्यास्पद। कॉमिक का मतलब क्या हो गया? हास्यास्पद। ठीक है, फिर दूसरी आई ट्रेजिक। ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब हो गया दुर्घटना या कोई घटना। घटना पे आधारित हो सकती है। रोमांटिक, रोमांटिक की तो आप जानते ही हो, रोमांस पे आधारित होती है। और सैटारिक, इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेजिक हो सकती है, ये ट्रेजिक हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, सैटेरिक हो सकती है और कॉमिक हो सकती है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बेटा एक एक शब्द जरूरी है, एक एक शब्द पे काम करना जरूरी है। तो ये 4 शब्दों के मैं बॉक्स बना रहा हूं, और जिस भी शब्द की मैं बॉक्स बनाता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चारों शब्दों को आपको याद रखना है कि शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है। जो भी प्लॉट होता है वो कॉमिक, ट्रेजिक और रोमांटिक और सैटेरिक हो सकता है। द सेंट्रल इंसिडेंट, जो मुख्य घटना है, इज सेलेक्टेड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है, पहले मैं मीनिंग करवा देता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना। किसी भी चीज को दिखाते हैं ना, उसे मैनिफेस्ट कहा जाता है। तो द सेंट्रल इंसिडेंट इज सेलेक्टेड टू मैनिफेस्ट, इसका चुनाव किया जाता है दिखाने के लिए, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, द फोटो प्रोटोगोनिस्ट लाइफ एंड कैरेक्टर एंड द डिटेल्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, कि जो प्लॉट है, जो प्रारूप है, उसका विकास करने के लिए, उसका विकास करने के लिए जो भी घटना होती है, जो भी कैरेक्टर है, उसके जीवन के बारे में और इनके बारे में ये दिखाया जाता है, जितना पॉसिबल हो उतना। ये शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। द टर्म द टर्म द टर्म शॉर्ट स्टोरीज covers a great diversity of the prose fiction, right from the really short stories of about 500 words to longer and more complex works। और ये जो शॉर्ट स्टोरीज है, ये ध्यान रखना है आपको, 500 शब्दों में। इसकी बॉक्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। 500, ये देखो, ये यहाँ पे आया 500 वर्ड्स। और जो शॉर्ट स्टोरीज है वो कितने शब्दों में लिखी जा सकती है? ये शॉर्ट स्टोरीज 500 शब्दों में लिखी जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? टू लॉन्गर, मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा जटिल, मतलब सरलता से जटिलता की ओर ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने 500 वर्ड तो होने ही होने चाहिए। द लॉन्गर वंस विथ देयर स्टेटस ऑफ मिडिल लेंथ, और जो इससे ज़्यादा शब्दों की जो कहानी आती है वो मिडिल लेंथ में, मध्य की लेंथ में रखी जाती है। फॉल बिटवीन, जो किसके बीच में आती है? टॉपनेस ऑफ द शॉर्ट नैरेटिव एंड द एक्सपेंसिव ऑफ द नॉवेल, जो ज़्यादा बड़ा नॉवल होता है उससे तो नीचे रहती है, और जो शॉर्ट स्टोरी होती है उससे ऊपर रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अपन इस
भाग में जो 5 कहानियां पढ़ेंगे वो लगभग 500 शब्दों की होगी। उसमें से 3 कहानियां 500 शब्दों की होगी और 2 कहानियां थोड़ी लंबी होगी। इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है हमारे को कि अगर 500 शब्दों से ज़्यादा कोई कहानी है तो वो फिर जो हमारा उपन्यास है, जो बड़ा उपन्यास है, उससे तो नीचे वाली हो जाएगी और शॉर्ट स्टोरी से ऊपर वाली हो जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में आएगी। आपको ये 4 चीज़ तो ध्यान में रखनी है और 500 वर्ड ध्यान में रखना है। देयर कैन बी थीमेटिक वेरिएशन टू, और इसमें थीमेटिक वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, इनकी जो रिदम है वो उसमें वेरिएशन बदलाव हो सकता है। द स्टोरीज डील विथ फैंटेस्टी, ये जो स्टोरी है ये किस में डील करती है, कहने का मतलब ये किस पे आधारित होती है, कल्पनाओं पे आधारित होती है, रियलिटी वास्तविकता पे हो सकती है, अलाइनेशन किसी अलगाव से संबंधित हो सकती है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस इन द पर्सनल लाइफ, और जो निजी जीवन की घटनाएं होती है उन पे आधारित हो सकती है। देर आर 3 शॉर्ट स्टोरीज अबाउट 2 लॉन्ग वंस इन दिस सेक्शन, और इस सेक्शन में हम 3 छोटी स्टोरी पढ़ेंगे और 2 लंबी स्टोरी पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटिंग राइटर्स फ्रॉम 5 कल्चर्स, जो ऐसे राइटर्स की 5 अलग अलग कल्चर से जो राइटर बिलोंग करते हैं उनके द्वारा लिखी गई कहानियां। ये पांचों मतलब पांचों कहानियां 5 राइटर्स की पढ़ेंगे जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, और इनमें 3 छोटी कहानियां होगी, 2 बड़ी कहानियां होगी। आपको ये शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3-4 मीनिंग मैंने करवाई है, वो मीनिंग्स आपको देखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और एक बार दोबारा से पढ़ना है। और शॉर्ट स्टोरीज के बारे में ये ध्यान रखना है बेटा, लिटरेचर है आपके पास, कंपलसरी नहीं है। और कहा भी जाता है, किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि लिटरेचर वही होती है जो समझ में कम आए, लेकिन मेरे से जुड़े हो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना है। क्या पता हमारे से क्वेश्चन यही पूछ ले कि शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बताओ, शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है, तो हमारे को यही लिखना पड़ेगा कि वो लिमिटेड लेंथ की होती है और ये थॉट और एक्शन से संबंधित होती है कैरेक्टर के, और इनके जो प्लॉट है वो कैसे हो सकते हैं, कॉमिक हो सकते हैं, ट्रेजिक हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं और सैटारिक हो सकते हैं। ठीक है, द सेंट्रल, और इसका सेंट्रल आइडिया किसको दिखाता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उसके जीवन से संबंधित दिखाता है, जो किस पे हो सकता है, कल्पनाओं पे, रियलिटी पे, उनके जीवन में बदलावों पे आधारित हो सकता है। और शॉर्ट स्टोरीज में कितने वर्ड शामिल किए जाते हैं, 500 वर्ड शामिल किए जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा वर्ड शामिल किए जाते हैं तो वो उपन्यास के जो एक्सपेंसिव पार्ट होता है, जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है, उससे नीचे वाली, और शॉर्ट स्टोरीज कहने का मतलब मध्य में होती है, उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज के मध्य बीच वाली कहानियां हो जाएगी। और यहाँ पे हम 5 कहानियां पढ़ने वाले हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में आगे की वार्ता आगे वाली स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और बार बार इनको जाके घर पे रिवाइज करना है। घर पे जाने का मतलब है जहाँ पे भी आप हो, स्कूल में जाते हो, स्कूल से आने के बाद में अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो लेक्चर को देख के इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद में आपको पूरी मीनिंग्स, वोकेबलरी, सब इसमें इडियम फ्रेज जो भी आएगा मैं बताता हुआ चलूंगा। कोई सेंटेंस में मेरे को लगता है कि इसमें ग्रामर भी बताना जरूरी है, उसमें मैं ग्रामर भी बताऊंगा। आपको नो टेंशन रहना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं, दूसरी स्लाइड। अब जो पहली कहानी है हमारी, उस पहली कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं आपकी किताब से ही, जो पहला चैप्टर आपका राइटर का परिचय है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आया हूं। हालांकि मैं टाइप करके भी ला सकता था, लेकिन मेरे को ये फोटो भी लानी थी इनकी। अब फोटो तो मैं टाइप नहीं कर सकता, तो फोटो तो मेरे को यहाँ से ही उठानी पड़ी, और ये स्क्रीनशॉट ही मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई सेल माई ड्रीम, जो पहली शॉर्ट स्टोरी है अपनी, वो क्या है, आई सेल माई ड्रीम। मैं क्या बेचती हूँ, अपने सपने बेचती हूँ। मतलब पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, राइटर के परिचय से पहले जो कहानी पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, कहानी फफिडा के बारे में पढ़ेंगे, उसका ओरिजिनल नेम क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और वो अपने सपने बेचा करती थी, वो किस प्रकार से जो राइटर है उससे मिलती है
और किस प्रकार से उसके साथ दुर्घटनाएं घटती है, सब कुछ यहाँ पे तैयार करेंगे। तो कुल मिला के एक लड़की के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे जो क्या करती है, अपने सपने बेचती है। सबसे पहले चैप्टर की डेफिनेशन से, चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, आई सेल माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने बेचती हूँ। ठीक है, तो लड़की के बारे में पढ़ेंगे, उनके सपनों के क्या क्या सपनों की वजह से उसको व्यवसाय करने पड़े, कुछ भी जो भी है सब कुछ यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। हालांकि पहले सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, और फिर इसकी समरी बनाएंगे हम, जो भी निचोड़ है चैप्टर का वो एक साथ कर लेंगे। तो पहले राइटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ठीक है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ये राइटर का नाम है। वाज ब्राउट अप, ब्राउट अप का मतलब होता है, देखो राइटर, फ्रेजल वर्ब भी आपको यहां से करते हुए चलना है। ब्राइंग, ब्राइंग की सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट, ठीक है, ब्राइंग अप, ब्राइंग अप फ्रेजल वर्ब है। ब्रैकेट में पी लिख रहा हूं क्योंकि आपके 12th क्लास में कंपलसरी में जो भी चैप्टर है, जो ग्रामर का पोर्शन है, उसमें ब्राइंग अप फ्रेजल वर्ब दे रखी है। ठीक है, ब्राइंग से संबंधित फ्रेजल वर्ब दे रखी है। तो ब्राइंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, ब्राइंग अप का मतलब क्या हो गया, पालन पोषण। गैब्रियल गार्सिया मार्केज वाज brought up by his grandparents in northern Colombia because his parents were poor and struggling। इनका जो पालन पोषण था इनके दादा और दादी द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा किया गया, वो भी कहाँ पे, नॉर्थन कोलंबिया में। मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्थन कोलंबिया के रहने वाले थे। बिकॉज हिज पेरेंट्स वर पुअर एंड स्ट्रगलिंग, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो गरीब थे और स्ट्रगलिंग मतलब समस्याओं के दौर से गुजर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे जीवन में। ए नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट, ये छोटी कहानियां लिखने वाले थे और एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब संपादक, ठीक है, तो छोटी कहानियां लिखते थे। और हम भी ये चैप्टर किससे संबंधित पढ़ रहे हैं, छोटी कहानियों से संबंधित ही पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी कहानियां लिखते थे और जर्नलिस्ट थे। ही इज वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लिविंग लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नैरेटिव। और इनको मुख्य रूप से वाइडली, इनको मुख्य रूप से ग्रेटेस्ट लिविंग लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नैरेटिव, जो उपन्यासकार, नरेशन, जो नैरेटिव है उनके अंदर मोस्ट अमेरिकन लैटिन लिविंग नैरेटिव मास्टर मानते हैं। मार्केज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1982, और इन्होंने लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज जीता था 1982, 1982, 1982 में, याद रखना भाई। और ये तो आपको पता ही चल गया है कि जिसके भी मैं बॉक्स बनाता हूं वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से यहां तक की लाइन आपको याद रखनी है कि जो अपना गैब्रियल गार्सिया मार्केज था, इसको कब लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, 1982 में मिला था। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यह आप सोच सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और उसको इन्होंने जीता था, गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने जीता था। इसका मतलब कितना अच्छा कार्य करते थे लिटरेचर के अंदर, कैसी कहानियां लिखते थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया का नंबर 1 पुरस्कार इनके पास है, वो भी लिटरेचर के अंदर। तो 1982 में इन्होंने लिटरेचर में क्या जीता था, नोबेल प्राइज। हिज 2 मास्टरपीस, और इनके जो 2 मास्टरपीस थे, मास्टरपीस का मतलब हिज 2 मास्टरपीस आर 100 years इन सॉलिट्यूड, और इनके जो 2 मास्टरपीस लिखे गए थे जिनकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली, जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला, उनमें से पहला है, देखो बॉक्स बना रहा हूं मैं फिर से, 100 years इन सॉलिट्यूड, ये 1967 और 70 के बीच में प्रकाशित हो गया था, ठीक है। और दूसरा है लव इन द थीम ऑफ कॉलेरा, ये दोनों आपको याद हो जाने चाहिए।
इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो गैब्रियल का जो दो मास्टरपीस थे उनका नाम क्या है, 100 Years in Solitude और लव इन द थीम ऑफ कोलेरा, ये 1985 टू 1988 के बीच में प्रकाशित हुआ था। हिज थीम्स आर वॉयलेंस, और इनकी जो थीम्स थी जिस पे आधारित ये जो ग्रंथ थे, ये जो दोनों मास्टरपीस थे इनके, इनकी थीम क्या थी, वॉयलेंस, हिंसा थी। कुल मिला के जो भी चैप्टर में ये बताते थे वो हिंसा से संबंधित बताते थे। सॉलिट्यूड, एकांतवास के बारे में बताते थे। एंड द ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, और एक आश्रय करने वाले, ओवरवेलमिंग, ये शब्द बार बार आएगा आपके सामने, तो इसको मैं करवा ही देता हूं। ओवरवेलमिंग, आश्रय, आश्रय करने वाले, ठीक है। तो जो मानव की जो प्रेम था, जो मनुष्य प्रजाति में या मनुष्य में जो प्रेम था उसके बारे में जो आश्रय करने वाली बातें थी उनके ऊपर लिखा करते थे। पहले तो वॉयलेंस के ऊपर, या एकांतवास के ऊपर, या एकांतपन के ऊपर, या फिर ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, इनके ऊपर लिखते थे। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, और ये कहानी भी प्रभाव डालती है, लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क, अपने इन्होंने जो कार्य किए था और जो चैप्टर्स में और जो शॉर्ट स्टोरीज में इन्होंने जो कार्य किया था वैसे की वैसी ये कहानी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमारे को या तो वॉयलेंस से संबंधित, या सॉलिट्यूड एकांतवास से संबंधित, या ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, इसके बारे में देखने को मिलेगा। ए हाई पॉइंट इन लैटिन अमेरिकन मैजिकल रियलिज्म, ये जो मैजिकल, मैजिकल का मतलब जादुई वास्तविकता के बारे में लिखी गई है। इट इज रिच एंड लूसिड मिक्सिंग रियलिटी विथ फैंटेसी, इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी वास्तविकता और थोड़ी कल्पनाओं का क्या किया गया है, कॉम्प्लेक्स। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, लिख लो ये। लूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो वास्तविकता और कल्पनाओं की स्पष्टवादिता को इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी का नाम क्या है, शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है, आई सेल माई ड्रीम। याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने ये फेस किया है कि बच्चों को चैप्टर का नाम भी याद नहीं होता है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ किसी स्कूल में इनमें, तो मैंने फेस किया है कि बच्चों को चैप्टर का नाम ही याद नहीं है और चैप्टर ही खत्म हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी, मान लो आपके साथ में दुर्घटना ही घटती है कि आपको चैप्टर का नाम याद नहीं है और आप पूरा चैप्टर तैयार कर लेते हो, तो इसका मतलब हमारे को कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। सबसे पहले तो आई सेल माई ड्रीम पहला चैप्टर है। शॉर्ट स्टोरीज के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था। ये हमारा जो राइटर है, राइटर का नाम है गैब्रियल ग्रेसिका मॉस्क्यूज, ठीक है, ग्रेसिका या ग्रेसिया मॉस्क्यूज। 1927 टू 214 या 14, ठीक है। तो 1927 से 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका कार्यकाल पीरियड रहा है। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि इनका पालन पोषण इनके दादा दादी द्वारा किया गया, क्योंकि इनके माता पिता बहुत गरीब थे, स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे, और ये नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। और इनके दो मास्टरपीस है, दोनों का नाम याद रखना है, 100 Years in Solitude और दूसरा है लव इन द थीम ऑफ कोलेरिया। और इनको 1982 में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इनकी जो थीम होती थी, ये थीम भी आपको याद रखनी है। ये कलर ले लेता हूँ, दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ। एक तो वॉयलेंस हो गया, ठीक है, और एक सॉलिट्यूड हो गया, और एक ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, प्यार के लिए मानव की तृष्णा, उस पे जो आश्रय था उसके बारे में लिखा करते थे, ठीक है। और ये कहानी भी हमारे को जो इनके और वर्क में जो कार्य किया हुआ है उन्हीं के अनुसार यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ मैं, आप ये जो एक फ्रेजल वर्ब आई है इसको देखेंगे और इस
हमारी जो राइटर है, इस राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 1 मिनट का वक्त है आपके पास, 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ब्राइंग अप फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ओवरवेलमिंग का मतलब आश्रय में पड़ जाना, और लूसिड का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। याद हो जानी चाहिए ये इमेज, ये हंसता हुआ चेहरा, इसने नोबेल प्राइज जीता है बेटा, हंसते हुए चेहरे ने, ये हंसता हुआ चेहरा नोबेल प्राइज जीता है इन्होंने, ये याद होना हो जाना चाहिए आपको। नाम भी याद हो जाना, गैब्रियल ग्रेसिका मॉस्क्विज, ये नाम याद हो जाना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको, जो भी मीनिंग आई उस मीनिंग के बारे में समझाया। अब आपका काम यही रहेगा कि इसको दोबारा से, जहाँ पे भी रह रहे हो आप, घर पे, रूम पे, जहाँ पे भी रह रहे हो, इसको दोबारा से रिवाइज करोगे। रिवाइज करके अगर किसी मीनिंग में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, वरना हालत खराब करने में टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा। बहुत विद्यार्थियों को सुधार दिया है मैंने, अच्छों की अकड़ निकाल दी है। ऐसे ही मजाक मस्ती में पढ़ेंगे। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और यहां से कमर कस लेनी है, एकदम एक्टिव हो जाना है कि राजेंद्र जी सर के साथ में अच्छे तरीके से चैप्टर को तैयार करेंगे तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इनकी क्लास को। और हमारे पहले चैप्टर को, जो फर्स्ट स्टोरी है, उस पहली स्टोरी को कैसे भी करके शाम बेदंड कुछ भी अपनाओ, इसको क्लियर करेंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहने वाला, साथ के साथ में क्लियर करेंगे। मतलब कहने का यह है कि जैसे ही वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मैं मीनिंग लिखवाता हूं, वैसे ही याद करने की कोशिश कर लो। वीडियो को पॉज करो, 2-3 बार रिवाइज करो, यूं याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो साथ के साथ में पढ़ते हुए चलना है। और वैसे मैं बोलता रहता हूं, अरे मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, किस बात का गम है, किस चीज का गम है, क्योंकि दुनिया में टेंशन किसको कम है, सभी के कुछ ना कुछ टेंशन है। तो किसी ने सच ही कहा है कि बिंदास मुस्कुराओ, किस बात का गम है, दुनिया में टेंशन किसको कम है। अरे यारो, यही तो जिंदगी है, और जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो साथ में मुस्कुराते हुए आनंद से पढ़ना है बेटा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, वन मॉर्निंग, एक सुबह एट 9 o'clock, कितने बजे हुए थे, सुबह के 9 बजे हुए थे। वाहिल वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द टेरेस ऑफ द हवाना रिवेरा होटल अंडर ए ब्राइट सन, a huge wave picked up several cars that were driving down the avenue along the seawall or parked on the pavement and embedded one of them in the side of the hotel। यहां तक मेरे को पढ़ना पड़ा क्योंकि फुल स्टॉप ही यहां पे आया जाके। तो एक, अब हम हमारा राइटर कहने की कोशिश कर रहा है कि एक सुबह 9 बजे जब मैं परिवार के साथ में क्या कर रहा था, जो हवाना रिवाला होटल थी उसका टेरेस, टेरेस की लिखी लो, ए स्टोन स्ट्रक्चर, कहने का मतलब जो पत्थरों से बना हुआ चबूतरा होता है ना, उसे टेरेस बोला जाता है बेटा। टेरेस का मतलब क्या होता है, चबूतरा। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा राइटर कह रहा है कि हम, देखो वी का प्रयोग हुआ है, प्लूरल है, कि हम, हो सकता है परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हमारा राइटर वहां पे बैठा हुआ था। वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम क्या कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ठीक है। जो सुबह का नाश्ता होता है उसे ब्रेकफास्ट बोला जाता है। और हैविंग का मतलब बेटा ये हैव है ना, ब्रेकफास्ट के इनके लिए भी उपयोग में लाया जाता है। हालांकि ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि जब भी हम नाश्ता पानी करते हैं ना, उसके साथ में हमेशा हैव का ही प्रयोग होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है बेटा। तो वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम क्या कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, ऑन द टेरेस, उस चबूतरे के ऊपर, ऑफ द हवाना रिवाला होटल, अंडर ए ब्राइट सन, कि सूर्य की जो चमक थी, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमक, सूर्य की चमक के नीचे वो चबूतरा
हवाना रिवाना होटल का जो चबूतरा था उसके ऊपर हम नाश्ता, सुबह सुबह का नाश्ता कर रहे थे। सुबह के 9 बजे हुए थे, ठीक है। ए ह्यूज वेव, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, ह्यूज का मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ए ह्यूज वेव, वेव का मतलब लहर, एक बड़ी लहर, पिक अप, पिक्ड अप का मतलब उठना, उठना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है बेटा, ब्रैकेट में पी लगा लेना, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो एक बड़ी लहर समुद्र से उठी। अब बेटा ये पिकअप फ्रेजल वर्ब याद कैसे करोगे, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। एक गाड़ी चलती है हमारे, उसका नाम ही पिकअप होता है, ठीक है। गाड़ी के ऊपर ही पिकअप लिखा हुआ होता है और उसका नाम ही शायद महिंद्रा की आती है, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन पिकअप गाड़ी का नाम लिखा हुआ होता है। और पिकअप उसका नाम क्यों निकाला गया है? क्योंकि ये जल्दी से किसी सामान को उठा के, मतलब कहने का मतलब चलने में फुर्ती दिखाती है, इसीलिए उसका नाम पिकअप रखा गया है। तो उससे याद रखना है हमारे को। तो ह्यूज वेव पिकअप सेवरल कार्स, कि इस गाड़ी ने क्या किया, सॉरी इस लहर ने क्या किया, बहुत बड़ी लहर उठी और उसने कई कारों को अपने साथ में ले लिया, अपने साथ में कारों को भी उठा लिया। दैट वर ड्राइविंग डाउन द एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है चौड़ा रास्ता, एवेन्यू रास्ता, रास्ता लिख लो यहां पे, ठीक है। जो रास्ता होता है चौड़ा वाला, जिसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और पार्किंग की सुविधा होती है, ऐसे रास्ते को हम एवेन्यू बोलते हैं। जो गाड़ियां कहाँ पे ड्राइविंग की हुई थी, कहाँ पे पार्क की हुई थी, उस एवेन्यू के ऊपर पार्क की हुई थी, क्योंकि एक दीवार थी। मैं दृश्य आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा दृश्य रहा होगा, कि समुद्र की दीवार थी, समुद्र की दीवार के इस तरफ क्या था, समुद्र था, और इस तरफ गाड़ियों के लिए रास्ता बना हुआ था, पार्किंग बनी हुई थी, उस पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई थी, पास ही में एक होटल थी, उस होटल में हमारा राइटर ब्रेकफास्ट कर रहा था ट्रेस के ऊपर, उस चबूतरे के ऊपर। तो उतने में ही वह देखता है कि एक बड़ी लहर उठ के आती है और साथ में क्या कर लेती है, गाड़ियों को अपनी साथ में ले आती है। जो कहां पे पार्क थी, उस एवेन्यू में पार्क थी, ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब भी वही होता है जो एवेन्यू के साइड में क्या होता है, जो पार्किंग का वो होता है, जो पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग के लिए बना हुआ होता है, उसे पेवमेंट बोलते हैं। एंड इम्बेडेड, इम्बेडेड अच्छी है भाई, एम्बेडेड का मतलब होता है घुसा देना, एम्बेडेड का मतलब क्या हो गया, घुसा देना। एम्बेडेड वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ द होटल, और इतनी बड़ी लहर थी कि उस लहर ने क्या किया, गाड़ियों को अपने साथ में उठा लिया, और उनमें से एक गाड़ी को इतने जोर से जो होटल थी उस होटल के अंदर ही घुसा दिया, जो होटल बनी हुई थी उस होटल के अंदर ही, तोड़ के अंदर तक घुस गई वो गाड़ी, इतनी जोरदार लहर थी। आगे देखते हैं, इट वॉज लाइक एन एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट दैट सॉव्ड पैनिक ऑन ऑल 20 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टर्न द ग्रेट एंट्रेंस विंडो टू डस्ट। और ये जो इस गाड़ी को इतने जोर से घुसाया उस होटल के अंदर कि ये एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट, विस्फोट। और इतने जबरदस्त विस्फोट था ऑफ डायनेमाइट, ऐसा लग रहा था कि डायनेमाइट का विस्फोट है। और बेटा अभी मैं बता रहा था आपको नोबेल प्राइज के बारे में, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज, उसके जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का ही आविष्कार किया था बेटा। किसका आविष्कार किया था, डायनेमाइट का ही आविष्कार किया था। तो अब याद रखना आपको, देखो कितने मतलब इंसिडेंट, देखो आप कोइंसिडेंस हो गया ये कि डायनेमाइट के बारे में भी पढ़ने को मिल गया, और मेरे को याद आ गया कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, डायनेमाइट का आविष्कार। डायनेमाइट, डायनेमाइट क्या होता है, एक विस्फोटक सामग्री होती है, ठीक है। तो ये इतना जोरदार विस्फोट था कि जैसे डायनेमाइट का विस्फोट हो,
इस तरीके से विस्फोट हुआ। दैट सौड पैनिक, इससे पैनिक मतलब सबको, ये इतना भयंकर था कि सबको दुख हुआ। दुख का मतलब इतना, मतलब एहसास हो गया सबको। ऑन द ऑल 20 फ्लोर्स, जो 20 फ्लोर थे ऑफ द बिल्डिंग, उस होटल के जो 20 फ्लोर थे, 20 फ्लोर मतलब 20 मंजिला होटल था, उसके 20 के 20 फ्लोर्स पे इसको सुना जा सकता था और इसको महसूस किया जा सकता था। टर्न टू द ग्रेट एंट्रेस, और जो किसको बंद कर देता है? ग्रेट एंट्रेस। एंट्रेस का मतलब होता है प्रवेश का रास्ता। प्रवेश रास्ता, एंट्रेस विंडो टू डस्ट, जो खिड़कियां थी, जो प्रवेश करने की खिड़कियां थी, उनमें से बहुत जोरदार डस्ट वहां तक आ चुकी थी, पूरा बंद हो चुका था जो एंट्रेस था वो। इतना जोरदार तरीके से वो वेव उठी और कारों को अपने साथ में लेके आई। एक कार को इतनी जोरदार तरीके से उस होटल के अंदर घुसा दिया उसने। द मैनी टूरिस्ट, कई सारी जो टूरिस्ट थे, इन द लॉबी, प्रतीक्षा कक्ष। लॉबी का मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा कक्ष, ठीक है। जो लॉबी में जो टूरिस्ट आए हुए थे, ठहरे हुए थे, वर थ्रोवन इनटू द एयर। थ्रोवन इनटू द एयर, उनको थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट में बॉल को फेंका जाता है, उसको क्या बोला जाता है? थ्रो बोला जाता है। जो स्टंप्स होते हैं, स्टंप्स के ऊपर बॉल को फेंक के मारा जाता है, इसका मतलब थ्रो लगाया जाता है। बोलते हैं ना अपन, थ्रो लगा, थ्रो लगा, ठीक है, इसका मतलब होता है फेंकना। तो इसने क्या किया? जो लॉबी, प्रतीक्षा कक्ष, जो लॉबी में ठहरे हुए जो टूरिस्ट थे, उन टूरिस्ट को हवा में उछाल दिया, फेंक दिया हवा में। थ्रो इनटू द एयर, हवा के अंदर फेंक दिया। विथ द फर्नीचर, और साथ किसके साथ में? फर्नीचर के साथ में। मतलब वहां पे जितना भी फर्नीचर था, और फर्नीचर हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, इसमें एस यस नहीं लगता, इसका प्लूरल नहीं बनता बेटा, और ये सिंगुलर होता है फर्नीचर, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो लॉबी में, जो प्रतीक्षा कक्ष में जो टूरिस्ट बैठे हुए थे, जो पर्यटक बैठे हुए थे, उनको हवा में उछाल दिया। किसके साथ में? फर्नीचर के साथ में। एंड सम वर कट बाय द हेल स्टॉर्म ऑफ द ग्लास, और कहीं कहीं तो जो तूफान था, हेल स्टॉर्म का मतलब तो वैसे ओलो वाला तूफान होता है, ओले होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? शीशे बिखर गए, जो खिड़की के शीशे वगैरह सब कुछ थे वो बिखर गए, और उन शीशों की वजह से किसी किसी के तो क्या हुआ? कहीं से हाथ कट गया। मतलब कहने का मतलब, जो शीशा था वो शीशा टूट के चकनाचूर होके बॉडी के अंदर घुस गया, किसी को काट दिया, ठीक है। कट बाय द हेल स्टॉर्म ऑफ ग्लास, कहीं कहीं तो ग्लास से कट गए बेटा। द, और अभी मैंने पढ़ाया था राइटर के इंट्रोडक्शन में कि ये किस पे शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे? वॉयलेंस, हिंसा पे लिखते थे। आ गया ना हिंसा का उदाहरण यहाँ पे, ठीक है। कि कहीं की तो हालत खराब हो गई, अब आपको सुनते ही लग रहा होगा कि कहीं की तो हालत ऐसी खराब हो गई कि शीशा घुस गया उनकी बॉडी के अंदर, कट पड़ गए बेटा जगह जगह, ठीक है। द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस, जो वेव थी वो मस्ट हैव बीन इमेंस, वो अवश्य ही कितनी भयानक थी। मस्ट, मस्ट का मतलब अवश्य ही, वो अवश्य ही इतनी बड़ी थी। इमेंस का मतलब क्या हो गया? विशाल। और विशाल की एक और आई है ह्यूज, ह्यूज का सिनोनिम मान सकते हो इमेंस को। तो वास्तव में ये जो वेव थी, ये लहर बहुत विशाल थी, बिकॉज इट लीप्ड ओवर द वाइड टू वे स्ट्रीट बिटवीन द सी वॉल। इसने क्या किया? लीप का मतलब होता है छलांग लगा के, मतलब ये कूद के आ गई थी किसको? जो सी वॉल, जो समुद्री दीवार बनी हुई थी उसको, वाइड टू वे, और जो उस दीवार के पास में दो चौड़े चौड़े रास्ते बने हुए थे, उन रास्तों के बीच से
स्ट्रीट बिटवीन द सौ वॉल, और उन रास्तों के बीच में एक गली बनी हुई थी, स्ट्रीट बनी हुई थी, उसको भी लांग कर, उछाल मारकर उसके ऊपर से कहाँ तक आ चुकी थी, होटल तक आ चुकी थी। इसका मतलब ये बहुत विशाल रही होगी। एंड द होटल, और कहाँ तक आ गई थी, होटल तक। एंड स्टिल हैड इनफ फोर्स टू शटर द विंडो, और इसमें इतनी पर्याप्त ताकत थी। इनफ फोर्स, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, और ये शब्द बार बार आएगा, यहीं पे रट्टा मान लो, इनफ पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। और इसमें इतनी पर्याप्त फोर्स का मतलब ताकत, इसमें इतनी पर्याप्त ताकत थी, शटर, डबल टी ई आर, शटर का मतलब होता है बिखेर देना, तोड़ देना, बिखेर देना, बिखेर देना। इसमें इतनी पर्याप्त ताकत थी कि ये विंडो को चकनाचूर कर सकती थी, बिखेर सकती थी, तोड़ सकती थी, इतनी पर्याप्त ताकत थी, इतनी बड़ी लहर थी। आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा, उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चलो 1 मिनट का वक्त ले ही लो आप, उसके बाद में मैं रिवाइज करवा दूंगा इसको। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन मीनिंग्स को लिख सकते हो। बेटा इतने अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं करवा सकता, गारंटी है अपनी। हालांकि चलो चलो देखते हैं उसके बारे में। तो वैसे मेरे को स्लाइड में इतनी जगह भी नहीं मिलती है। अब क्या करने की सोच रहा हूँ मैं कि जो ये भी जो पर्याप्त वोकेबलरी जो है आपके पास, जो मीनिंग्स है इनका इंग्लिश में भी मैं आपको इंग्लिश मीनिंग भी लिखवाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर समय रहा और हमारा प्रॉपर तरीके से अच्छा चलता रहा काम, तो इनका इंग्लिश मीनिंग भी लिखवाएंगे। हिंदी में तो लिखवा ही रहा हूँ, और हिंदी अर्थों में आपको करवा ही रहा हूँ। बेटा बार बार पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा है, बार बार पढ़ने से आएगी। तो 1 मिनट का वक्त है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में आगे की वार्ता करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टेरेस का मतलब चबूतरा बता दिया मैंने, ह्यूज का मतलब विशाल, पिकअप का मतलब उठाना, ठीक है। और एवेन्यू का मतलब रास्ता हो गया, एम्बेडेड का मतलब घूरना हो गया, सॉरी घूरना कैसे होगा, घुसना हो गया, घुसा देना हो गया। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट हो गया। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, रास्ता हो गया। लॉबी का मतलब प्रतीक्षा कक्ष, ठीक है, या ठहराव कक्ष। शटर का मतलब बिखेर देना। इमेंस का मतलब विशाल हो गया, और इनफ का मतलब पर्याप्त हो गया। दोबारा से मैं इसको क्या करवा देता हूँ, एक बार दोबारा से हिंदी अर्थ करवा देता हूँ, जो भी सरसरी निगाहों से, बर्ड आई व्यू, ठीक है। ईडीएम है, बर्ड आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाहों से। वन मॉर्निंग एट 9 o'clock, एक सुबह, लगभग सुबह के 9 बजे, वाइल वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम क्या कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। किसके ऊपर, उस सबूतरे के ऊपर जो हवाना रेवाना होटल के होटल के पास में या ऊपर कहीं पे भी बैठे बैठे उस टेरेस के ऊपर, उस चबूतरे के ऊपर नाश्ता कर रहे थे। अंडर ए ब्राइट सन, एक अच्छे सूर्य के नीचे, एक अच्छे चमकीले प्रकाश के नीचे। ए ह्यूज वेव पिक्ड अप सेवरल कार्स, एक विशाल लहर ने कई कारों को उठा लिया। दैट वर ड्राइविंग डाउन द एवेन्यू अलोंग द सी वॉल ऑन पार्कड ऑन द पेवमेंट, जो क्या थी, सी वॉल के पास में जो रास्ता बना हुआ था उसके पेवमेंट पे पार्क की हुई थी। एंड एम्बेडेड वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ होटल, और एक कार को इतने जोर से जो होटल थी उसके साइड में घुसा दिया। इट वॉज लाइक एन एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट, और ऐसा लग रहा था कि ये कोई डायनामाइट का विस्फोट है। दैट साउड पैनिक ऑन ऑल 20 फ्लोर, जिसको 20 फ्लोर, जो होटल के 20 फ्लोर थे उन पे महसूस किया जा सकता था। ऑफ द बिल्डिंग एंड टर्न टू द ग्रेटर एंट्रेंस विंडो टू डस्ट, और क्या हो गया, इस लहर ने जो एंट्रेंस विंडो थी उसको तोड़ के उसके अंदर से जो मलबा था, कचरा, डस्ट, जो धूल थी, वैसे डस्ट का मतलब धूल होता है, लेकिन यहाँ पे जो कचरा मलबा होगा उससे संबंधित है, ठीक है, डस्ट, तो उसको तोड़ के अंदर तक जो वो मलबा पहुंचा दिया था। द मेनी टूरिस्ट इन द लॉबी वर थ्रोन इनटू द एयर अलोंग विद द फर्नीचर, और जो लॉबी में जो टूरिस्ट थे उनको हवा में इस तरीके से उछाल दिया, किसके साथ में, फर्नीचर के साथ में। एंड सम वर कट बाय द हेल स्ट्रॉम ऑफ द ग्लास, और कुछ तो वो ग्लास के टुकड़े थे उनसे
जबरदस्त तरीके से कट चुके थे। द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस, ये लहर वास्तव में अवश्य ही इतनी बड़ी रही होगी, बिकॉज इट लीप्ड ओवर द विंडो टू वे स्ट्रीट बिटवीन द सी वॉल, क्योंकि ये किसको लांग कर आ चुकी थी, उस दोहरे रास्ते को लांग कर, जो उस गलियों के बीच में, एक गली के बीच में दोहरा रास्ता बना हुआ था, उसको लांग कर होटल तक आ चुकी थी। एंड द होटल एंड स्टिल हैड इनफ फोर्स टू शटर द विंडो, क्योंकि अभी भी इसमें इतनी पर्याप्त ताकत थी कि इसने विंडो के, जो होटल का विंडो था, उसको चकनाचूर कर दिया, शटर बिखेर दिया और अंदर तक मलबा प्रवेश करवा दिया। मतलब इतनी अवश्य ही बड़ी ये क्या रही होगी, लहर, वेव रही होगी। ये पहली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ आपके सामने, इससे आगे पढ़ेंगे। द चीरफुल कुबन वॉलंटियर्स विथ द हेल्प ऑफ द फायर डिपार्टमेंट पिक्ड अप द डेब्रीज। द चीरफुल कुबियन वॉलंटियर्स with the help of the fire department picked up the debris in less than 6 hours and sealed off the gate to the sea and installed another, and everything turned to normal। खैर ये तो होटल वालों का होता ही रहता है। द चीयरफुल कुबियन वॉलंटियर्स, जो स्वेच्छाकारी थे, कहने का मतलब जो होटल में काम करने वाले कर्मचारी थे, चलो ऐसे ही बना देता हूं, ठीक है, जो होटल में काम करने वाले स्वेच्छाकारी, जो वॉलंटियर्स, जो कुबियन, वहाँ के नौकर चाकर, वहाँ का जो डिपार्टमेंट था, सफाई कर्मी डिपार्टमेंट था, विथ द हेल्प ऑफ द फायर डिपार्टमेंट, किसकी सहायता से, अग्नि डिपार्टमेंट की सहायता से, फायर डिपार्टमेंट की सहायता से, पिकड अप का मतलब उठा लेना, द डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, डेब्रीज का मतलब क्या होता है, मलबा या कचरा, ठीक है। तो इन नौकर चाकरों ने क्या किया, जो फायर डिपार्टमेंट था उसकी सहायता से 6 घंटे में इस कचरे को उठा लिया था, सफाई कर दी थी वहां से 6 घंटे में। अब होटल को चलाना है और ज़्यादा ग्राहकों को अगर होटल में लाना है तो साफ सफाई तो होनी ज़रूरी थी। अब ऐसे तो वो 2-3 दिन तक अगर मलबा वहाँ पे पड़ा रहता तो इमेज ख़राब हो जाती होटल की। लेकिन जो वॉलंटियर्स, जो कर्मचारी डिपार्टमेंट था, उसने फायर डिपार्टमेंट की सहायता से 6 घंटों में उस मलबे को उठा लिया था। एंड सील्ड ऑफ द गेट, और किसको सील कर दिया था, सील का मतलब बंद कर देना, जो गेट टूट के अंदर तक मलबा आया था उस गेट को सील्ड कर दिया गया था, टू द सी, जो किसकी तरफ था, समुंदर की तरफ था। और इंस्टॉल्ड अनदर, और दूसरा गेट इंस्टॉल कर दिया गया था, दूसरे गेट को खोल दिया गया था। एंड एवरीथिंग टर्न टू नॉर्मल, और सब कुछ कैसा हो चुका था, नॉर्मल, सामान्य, जैसा पहले था वैसा कर दिया गया था। इतना जल्दी काम किया उन्होंने, 6 घंटे के अंदर पूरी साफ सफाई कर दी। जबकि हमारे को पता है कि लॉबी में जो टूरिस्ट डटे हुए थे उनका क्या हाल हुआ था, पूरे कट गए थे, वो जगह जगह उनके कट हो गए थे बेटा। किससे, ग्लासेस से, क्योंकि फर्नीचर के साथ में वो उछल गए थे हवा में और कचरे की तरह हो गए थे। तो 6 घंटों में इन कर्मचारियों ने फायर डिपार्टमेंट की सहायता से सब कुछ ठीक कर दिया था। और जो समुद्र की तरफ गेट था उसको बंद कर दिया था और दूसरा गेट निकाल दिया गया था। ड्यूरिंग द मॉर्निंग नोबडी वरीड अबाउट द कार एनक्रस्टेड इन द वॉल। क्या हुआ, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, उस मतलब सुबह के समय, मॉर्निंग जो दूसरी सुबह आती है ना, उस तक तो नो बॉडी वरीड, किसी को चिंता नहीं थी, वरीड का मतलब चिंता, किसी को चिंता नहीं थी, अबाउट द कार एनक्रेस्टेड, एनक्रेस्टेड का मतलब होता है घुसना, जो एम्बेडेड का मतलब होता है वही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो जो कार होटल में घुसी थी उसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं थी, सब ने अपना ध्यान हटा लिया था इस दुर्घटना से। फॉर पीपुल एज्यूम्ड इट वाज वन ऑफ दोज दैट हैड बीन पार्क्ड ऑन द पेवमेंट। और लोग, एज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना, लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये जो कार है वो भी उन्हीं में से एक है जो पेवमेंट,
जो पार्किंग है, उस पार्किंग में जो पार्क की हुई गाड़ियां हैं उन्हीं में से एक गाड़ी है, और ये भी यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गई। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, सब ऐसा अनुमान ही लगा रही थी। बट वेन द क्रेन लिफ्टेड आउट इट्स सेटिंग, लेकिन जब क्रेन ने क्या किया, क्रेन ने क्या किया, इसको उठाया, बाहर निकाला, क्रेन के द्वारा इसको बाहर निकाला जा रहा था। द बॉडी ऑफ वुमेन वाज फाउंड सिक्योर्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय द सीट बेल्ट। तो क्या हुआ कि हमारी राइटर ने देखा कि जो स्टीयरिंग थी, स्टीयरिंग का मतलब वो चलाती है ना, वो उस गोल व्हील को पकड़ के, उसको स्टीयरिंग बोला जाता है, उसके पीछे उसकी बॉडी सुरक्षित थी। एक वुमेन, औरत की बॉडी थी, ठीक है, और उसके क्या लगा हुआ था, सीट बेल्ट लगा हुआ था, और उस स्टीयरिंग व्हील के पीछे वो उस औरत की बॉडी थी। द ब्लो हैड बीन सो ब्रूटल, उसका जो हेड था, जो सिर था, इतने बुरी तरीके से, ब्रूटल का मतलब होता है बुरे तरीके से, बहुत बुरे, ब्रूटल का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से, खतरनाक तरीके से, ब्रूटल दैट नॉट ए सिंगल वन ऑफ हर बोन्स वाज लेफ्ट वोल, और उसका सिर इतना बुरे तरीके से कुचल गया था। मतलब अब देखो, वायलेंस, ये हमारी राइटर लिखते हैं किस पे हैं, वायलेंस पे। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जब उस कार को क्रेन से उठाया गया तो जो स्टीयरिंग व्हील थी, उसके पीछे जो औरत थी, उसका हेड इतने बुरे तरीके से कुचल गया था, और उसकी एक भी हड्डी होल, मतलब जीवित, होल का मतलब होता है संपूर्ण तरीके से, मतलब कहने का मतलब एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जो टूटी नहीं थी, एक भी हड्डी में ऐसी नहीं पाई गई कि इसमें क्रैक नहीं है, सारी हड्डियां टूट चुकी थी उसकी। हर फेस वाज डेस्ट्रॉयड, उसका जो चेहरा था वो डेस्ट्रॉयड कर दिया गया था, मतलब पूरा चेहरा समाप्त हो गया था। डेस्ट्रॉय का मतलब समाप्त करना, या बुरे तरीके से किसी का विध्वंस कर देना। तो जो चेहरा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, पहचान में ही नहीं आ रहा था। हर बूट्स हैड बीन राइप्ड अपार्ट, और उसके जो बूट पहने हुए थे वो चीतड़े चीतड़े हो चुके थे, अलग हो चुके थे उससे। एंड हर क्लॉथ्स वर इन थ्रेड्स, और उसके जो कपड़े थे उनके भी थ्रेड्स हो चुके थे, चीतड़े हो चुके थे। थ्रेड्स का मतलब चीथड़े, पूरे फट चुके थे चीथड़े। उसके जो कपड़े थे वो कपड़े भी पूरे फट चुके थे। शी वोर ए गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक ए सरपेंट विथ एमराल्ड आई, लेकिन उसने एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, किसके आकार की, सरपीले आकार की। सरपेंट का मतलब होता है सरपीला आकार, सरपीली, ठीक है। और एमराल्ड का मतलब होता है एम ए, इतनी गलतियां क्यों हो रही है आज। एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब होता है हरे पन्ने, पन्ने के आकार की। जो हीरा होता है ना, हीरा, हरा वाला हीरा, पन्ना जिसको पन्ना बोलते, उसके आकार की। एमराल्ड का मतलब यही होता है कि हरे पन्ने के जैसा, ठीक है। तो उसने जो एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, उसकी शेप कैसी बनी हुई थी, सरपेंट, सरपीली बनी हुई थी, और उसकी आंखें कैसी थी, हरे पन्ने के आकार की आंखें थी। ऐसा लग रहा था जो अंगूठी पहनी हुई थी, मैंने भी पहन रखी है, ठीक है, लेकिन ये वैसी नहीं है,
उसने कैसी पहन रखी थी, सर्पिली आकार की अंगूठी पहन रखी थी, और उस जो सर्प बना हुआ था उस अंगूठी के ऊपर उसकी आंखें कैसी थी, एम्ब्राल्ड, हरे पन्ने जैसी आंखें थी। तो हो सकता है कि अपना राइटर यहाँ से उसको पहचान जाए कि वो कौन थी। लेकिन ये तो हमने देख लिया है कि कितनी हिंसा के बारे में लिखा है राइटर ने, ठीक है, और किस प्रकार से इस औरत को सुरक्षित निकाला गया। सुरक्षित का मतलब बॉडी सुरक्षित निकाली गई थी, और हड्डियां वगैरह सब कुछ टूट चुकी थी, चेहरा नष्ट हो चुका था, और हेड बुरी तरीके से कुचला जा चुका था। लेकिन अपने राइटर ने कैसे पहचाना कि उसकी अंगुली में कैसी अंगूठी है, सर्पिली आकार की हरे पन्ने के आंखों वाली अंगूठी उसने सोने की पहन रखी थी। तो आज हम हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे हम आगे वाली क्लास में करेंगे। वादा रहा आपसे मेरा, अगर मैं कहता हूं जैसे के जैसे करोगे, मैं जैसा बता रहा हूं वैसे के वैसे करोगे, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। तो आज की वार्ता को, हालांकि आपको समय मिलेगा, 1 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद में वीडियो को समाप्त करूंगा मैं, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मीनिंग्स को देख सकते हो, लेकिन धैर्य के साथ में पढ़ना है और धीरे धीरे देखो। अध जल गगरी छलकत जाए, जो आधा घड़ा भरा होता है ना वो हमेशा छलकता है बेटा, ज़्यादा छलकता है। या तो उसको पूरा भरो या उसको पूरा खाली करो। तो ज्ञान लेना है तो पूरा ही अर्जित करना है, ठीक है। अगर क्लास को ले रहे हो तो ध्यान से पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, और बाकी के जितने भी पार्ट आते हैं ना पहले चैप्टर के, उनको भी ध्यान से देखना है। एक बार पूरे पार्ट्स को ध्यान से देख लो, आप जितनी भी क्लास में आपको देता हूँ उनको ध्यान से देख लो, कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है आपको। और पहले 1-2 स्टोरीज में आपको दिक्कत आएगी, 1-2 चैप्टर्स में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये और लिटरेचर मीनिंग्स के बिना आप याद कर ही नहीं सकते हो बेटा। मीनिंग्स आपके पास में हैं तो लिटरेचर लेने का मज़ा है, अगर नहीं भी है तो मेरे से जुड़े हो, विश्वास रखो, मैं आपको वोकेबलरी याद करवाऊंगा। वोकेबलरी आपको याद करनी है, शुरू के 2-3 चैप्टर में आपको समस्या होने वाली है, उसके बाद में जितनी भी वोकेबलरी है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उनका दोहरा हो जाता है। तो आपको ज़्यादा आगे के चैप्टरों में ज़्यादा मीनिंग्स नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा वोकेबलरी नहीं करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से दोहराव कर सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।